जय हिंद, वंदे मातरम। इस स्लाइड में हम वर्णमाला को लगभग कंप्लीट करेंगे और पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, वर्णमाला में वर्ण के प्रकार सर्वप्रथम, उसके बाद स्वरों का विभाजन उत्पत्ति के आधार पर, मूल स्वर और संध्यय स्वर। फिर उन्हें दो भागों में बांटा गया है, मूल, दीर्घ और संयुक्त। आगे उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन है। फिर ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्तुलित और अवर्तुलित, जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे। मुख खुलने के आधार पर उच्च स्वर कौन से होते हैं, उच्च निम्न स्वर किन्हें कहा जाता है, और मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, शिथिल है, मध्यम है और कठोर स्वर है। आगे हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर सजाति या सवर्ण स्वर भी कहा जाता है, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर अनुनासिक और निरानुनासिक इत्यादि। स्वरों का घोषत्व और प्राणत्व भी जानेंगे। आगे अयोगवाह किन्हें कहा जाता है। फिर स्वरों की संख्या संबंधी बहुत सारे प्रश्न आपसे कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कितने स्वर हैं, 11 हैं, 10 हैं, 13 हैं, 14 हैं या 12 हैं। इन संबंधी प्रश्नों को जानेंगे। फिर स्वरों की मात्राओं के जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में। फिर आगे व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन में स्पर्श स्पृष्ट किन्हें कहा जाता है, और फिर स्पर्श संघर्षी और संघर्षी और ईशत स्पृष्ट व्यंजन किन्हें कहा जाता है। व्यंजन रूप में नासिकीय संघर्षहीन, ईश द्विवृत्त, पार्श्विक, कंपन जात इत्यादि को जानेंगे। फिर ताड़न जात या द्विगुणित किन्हें कहा जाता है। व्यंजन घोषत्व जानेंगे, जिसे सकंपन या अकंपन के नाम से भी जाना जाता है। आगे व्यंजन प्राणत्व और संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजों को इस स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। अब बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड पर हम आते हैं, आपको समझाते चलेंगे, इसलिए हमने ये स्लाइड बना ली है जिससे टाइम कम लगे और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न एग्जाम में यही आता है, ये वर्णमाला किसे कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो सिर्फ एक साधारण सा इसका उत्तर है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब आपसे प्रश्न है कि वर्ण किसे कहा जाता है? कि ऐसी ध्वनि जिसका खंड न हो सके, वर्ण किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, न हो सके। एक चीज। दूसरी चीज, क्या वर्ण का कोई और नाम भी है? बिल्कुल है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जो शब्द है वो ऐसे और क्षर से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है जिसका विनाश ना हो, जिसका खंडन न हो। हाल तो अक्षर एक अनेकार्थी शब्द है। अक्षर का माने के, खे, गे या ए, ई, उ भी होता है, और अक्षर का माने ब्रह्म भी है। जैसे वर्ण भी कई अर्थ में प्रकट होता है। जैसे क्या? कि वर्ण, ए, ई, उ ये वर्ण है, लेकिन हम एक अर्थ में और भी प्रयोग करते हैं वर्ण का, कि किस वर्ण का लड़का है या किस वर्ण की लड़की है। गोरा वर्ण, काला वर्ण, इस प्रकार। एक वर्ण का मतलब जाति भी है, वर्ग भी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी वर्ण है। तो वर्ण अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है, जिसका एक मतलब अक्षर भी होता है, जिसे हम के, खे, गे इत्यादि भी कहते हैं। अब
वर्ण के प्रकार जानते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण दोनों ही वर्ण हैं। अंतर जानिए पहले, अंतर क्या होता है। अंतर यह है, बिना अवरोध के मुख से निकलने वाली ध्वनि, निकलने वाली ध्वनि, बिना अवरोध के मुख से निकलने वाली ध्वनि को कहा जाता है स्वर वर्ण। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर है 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किन्हें कहा जाता है या स्वर किन्हें कहा जाता है, तो बिना अवरोध के, अवरोध मतलब रुकावट, तो रुकावट नहीं है जब बोलते हैं हम, बिना अवरोध के मुख से निकलने वाली ध्वनि को कहते हैं स्वर। यहां अवरोध सहित, अवरोध से निकलने वाली ध्वनि, आप इसको अगर नोट्स बना रहे हैं तो पूरा पूरा लिखेंगे, क्योंकि कई बार पूरी की पूरी ऐसी थ्योरी आपको विकल्प में दे देता है। अब आगे चलते हैं। स्वरों का विभाजन। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। एक है आपका मूल स्वर, एक है संध्य स्वर। अब मूल स्वर कौन से होते हैं ये जानेंगे। मूल स्वरों की संख्या हमारे 4 है। इसमें है ए, छोटी ई, छोटा ऊ। इसलिए हम छोटी और बड़ी कह देते हैं क्योंकि हमने ये पहली क्लास से सीख रखे होते हैं। और ये है रीरी, इन्हें कहा जाता है मूल। अब ये जानते हैं कि मूल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। मूल का मतलब है यहां जड़ से, बेस से, कि इन 4 से ही आगे के स्वरों को बनाया जाता है और बेसिकली केवल इन 3 का ही प्रयोग होगा, इसलिए इन्हें मूल कहा जाता है। तो मूल स्वर ये 4 होते हैं हमारे। अब है संध्य स्वर। संध्य स्वर जो है उनकी संख्या कुल 7 है। अब इन 7 को 2 भागों में बांटा जाता है। मूल दीर्घ ये 3 है आपके, और जो संयुक्त है उनका नाम है, ये 4 संख्याएं और नाम भी जानेंगे अभी। मूल दीर्घ होते हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई और ये बड़ा ऊ, इन्हें कहा जाता है मूल दीर्घ। संध्य स्वर भी कहा जा सकता है। अब संयुक्त जानेंगे, ए, आई, ओ और औ। इसे कहते हैं हम संध्य स्वर। यह है औ, 2 मात्रा वाला। आगे चलते हैं। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं या क्या भेद है, और स्वरों का उच्चारण में लगा समय के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटे जाते हैं। तो इसके 3 भाग हैं, एक है ह्रस्व, एक है दीर्घ और एक है प्लुत। ये ह्रस्व जो है, ह्रस्व का मतलब होता है जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे। ह्रस्व को हम लघु स्वर भी कहते हैं, इसका एक नाम और है लघु, और इन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो जो अभी हमने ये पीछे पढ़े मूल स्वर, इन्हीं को यहां पर हम रख देंगे, ए, ई, ऊ और रीरी। इन्हीं को लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। फिर दीर्घ स्वर अगर देखूं तो दीर्घ स्वर हमारे ये 7 हैं।
जिसमें है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का एक नाम और है गुरु स्वर। दीर्घ स्वर का एक नाम और है गुरु स्वर। रे पर गुरु में हिरस्व उ या छोटा उ लगाते हैं, तो वर्तनी का भी बहुत ध्यान रखते हुए चलेंगे हम। अब प्लुत की बात करता हूं। हाल तो प्लुत का साइन जो है वो कुछ ये है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ते हुए 9th क्लास में या 10th में, इंटर में भी इसका प्रयोग किया होगा, और कई बार हम इसे त्रुटिवश ड़ पढ़ देते थे। जैसे तेजोसी तेजोमहि देहि, बलसी बलमहि देहि, ओडसी ओडसी नहीं है, वो ओझसी है। तो ये प्लुत है। और कहां प्रयुक्त होता है इसका? जैसे मान लीजिए शब्द लिखा है, ये लिखा है ओम, तो ये तो ओम लिखा है। यदि मुझे ओम इस प्रकार से लिखना हो, बोल तो सकता हूं, तो क्या इस प्रकार लिखूंगा? इस प्रकार लिखूंगा इसको? तो आप कहोगे इस प्रकार तो आपने कहीं लिखा देखा ही नहीं होगा। लेकिन जब मुझे लिखना ही ओम है, तो कैसे लिखूं? इसके लिए क्या है? इसके लिए ये साइन है। यदि इसको मैं इस प्रकार लिख दूं, और गौर करें इसका ऊपर से सिर नहीं बांधते, ये नियम है। तो अब मैं इसे तो पढ़ूंगा ओम, और इसे थोड़ा सा खींचकर पढ़ूंगा ओम। लेकिन कितना खींचकर पढ़ना है उसका भी व्याकरण शास्त्री और स्वर शास्त्र के अंतर्गत उल्लेख मिलता है। कई बार क्या होता है कि ये लगभग 3 से 4 सेकंड के लिए खींचा जाता है, अगर एक साइन लगा हो तो। अगर ये 2 का प्रयोग होता है तो ऐसा कहा जाता है आधा आलाप या आधा स्वर, या पूरी एक सांस का आधा भाग। कि जैसे मान लीजिए आपने ओ ये कहना शुरू किया, तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, तो उस पूरी एक श्वास का जब तक सांस आपकी समाप्त नहीं होती या पूरा एक श्वास नहीं भर जाता, उसके आधे भाग में 2 का प्रयोग होता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पूरे श्वास या पूरे आलाप में ये 3 का प्रयोग किया जाता है ओम। तो कई बार क्या होता है, इन 3 को ना लिखकर एक साथ आपको कुछ ये हिंदी में 3 इकाई लिखी मिल जाएगी। तो इस 3 का मतलब ये 3 साइन होता है। और कुछ ये भी कहते हैं कि ये तीसरा जो प्लुत है वो उसका साइन है, हिंदी के 3 का मतलब। तो नाटक में या किसी किरदार में, या नायक नायिका को पुकार रहा है, या नायिका नायक को पुकार रही है, या मुर्गा बांग दे रहा है, तो अगर मुझे उसे लिखना है किसी ते ये, तो इसका प्रयोग करता हूं। अब जहां ये लिखा जाएगा उससे पहले जो स्वर होगा उसे खींचा जाएगा। अगर मैं लिखूं सीता, तो सीता पढ़ा गया। अगर मैं लिखूं इस प्रकार से, तो अब मुझे से को खींचना है। अब मुझे से को खींचना पड़ेगा। से के ऊपर जो ई है, सीता, ये है इसका प्रयोग। तो ये समय लगा, इसीलिए इन्हें 3 जगह बांटा गया कि सबसे कम समय ए को बोलने में, फिर आ बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगा, और इसे बोलने में और ज्यादा समय लगा, तो
तो समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर ये 2 प्रकार के हैं, एक है वर्तुलित और एक है आपका अवर्तुलित। पहले समझते हैं ओष्ठ आकृति किसे कहते हैं। ओष्ठ आकृति का मतलब है होठों की आकृति या होठ की शेप। ओष्ठ माने होठ, आकृति मतलब उसका आकार। शब्द लिखा है वर्तुलित या गोल हो जाना, वर्तुलित का मतलब, और वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब है गोल, मुख का गोल हो जाना। आगे से जो हमारे होठ हैं वो बोलते समय कुछ इस आकार में गोल हो जाएं, कुछ गोल हो जाएं। जैसे क्या, अगर मैं कहूं ऊ, तो ऊ बोलते समय आगे का जो मुंह है मेरा, जो ओठ है या होठ है, वो गोल हो जाते हैं। ऐसे ही जब बड़ा ऊ बोलूंगा तो गोल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ई बोलूं, ई, तो ऊ की तरह होठ आगे से गोल नहीं हो रहे, तो ई को कहूंगा मैं अवृत्तमुखी, कि जिसके उच्चारण में मुंह आगे से गोल नहीं होता। तो अवृत्तमुखी भी कह सकता हूं और अवर्तुलित भी कह सकता हूं। अब यदि मैं ओ बोलूं और औ बोलूं तो इनके उच्चारण में भी मुंह आगे से गोल हो जाता है, तो इनको मैं वृत्तमुखी कहता हूं। जबकि ए, आ, ई, ए, आई और ये रिरी भी आता है, अंग, एह, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं जिनको बोलने में आगे से मुंह गोल नहीं होता। अब ये रटने नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम इन्हें याद करने लग जाते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ये उच्चारण के आधार पर, समय के आधार पर हो या ओष्ठ आकृति के आधार पर, ये तमाम चीजें ये व्याकरण शास्त्रियों ने रटने के लिए नहीं बनाई है, ये अनुभव करने की चीजें हैं। आप इन्हें प्रैक्टिकली सीखें कि ऊ बोला तो मुंह आगे से गोल हो गया, ई में नहीं होता। अब एक चीज और याद रखेंगे कि इस ए को विद्वान उदासीन भी कहते हैं। उदासीन स्वर के अंतर्गत भी इसे स्पेशली रखा जाता है कि ये अवृत्तमुखी में भी नहीं आता। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। तो अगर उदासीन स्वर पूछा जाए तो आप ए को बता सकते हैं। यही इसे स्वर राज या स्वरों का राजा भी कहा जाता है, ए को, या वर्ण का राजा भी, क्योंकि ए के उच्चारण के बिना लगभग किसी स्वर की या किसी वर्ण का उच्चारण लगभग मुश्किल होता है, इसलिए इसे कहा जाता है स्वर राज। आगे चलते हैं, जीभ या जिभा। अब जीभ को, टंग को रसना भी कहा जाता है, हिंदी में रसना। तो जिभा या जीभ के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। किस प्रकार? कि जीभ है हमारी, जीभ का ये अगला भाग है, तो इस अगले भाग को कह दिया अग्र। जीभ का जो मध्य भाग है उसे कह दिया जीभ का मध्य भाग, और सबसे पीछे जो भाग है उसे कहा पश्च भाग। अब इस जीभ में से कहां से स्वर निकल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है ई। अब ई से ही बनती है बड़ी ई, और इससे ए और आई भी बनती है। स्वर की रचना में हम पढ़ेंगे आगे स्लाइड में। और इसके साथ साथ ये रिरी,
इनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से है। अगर ए की बात करूं तो ये सिंगल एक ऐसा स्वर है जो जीभ के मध्य भाग से निकलता है, ए। पश्चिम में आपको ऊ याद रख लेना है, छोटा ऊ। अब छोटे ऊ से ही बड़ा ऊ, ओ, औ, और ये केवल चंद्रा। हाल तो ये आगत है, ये मूलतः हिंदी संस्कृत में प्रयोग नहीं है इसका, अंग्रेजी से आया हुआ है ये। अगर पूछ लिया जाए तो आप इसे पश्चिम में रख सकते हैं। अब जीभ के आधार पर स्वर ये 3 प्रकार के हुए, अग्र, मध्य और पश्चिम। फिर आगे चलते हैं। मुख खुलने के आधार पर, मुख जब खुला, कुछ मैंने बोला तो बोलते समय कुछ कम खुल रहा है, किसी में ज्यादा खुल रहा है, तो इस आधार पर भी स्वरों को 4 भागों में बांटा गया। पहला है उच्च स्वर, और उच्च स्वर का दूसरा नाम है संवृत। अब ये उच्च स्वर या संवृत कौन से होते हैं? देखिए, छोटी ई और ये बड़ी ई, इन्हें उच्च या संवृत स्वर भी कहा जाता है। फिर इसी के साथ साथ ऊ और ये बड़ा ऊ, इन्हें कहते हैं संवृत स्वर। आगे उच्च निम्न, उच्च निम्न का दूसरा नाम है अर्ध संवृत। अब अर्ध संवृत को गुण स्वर या मध्यम स्वर, मध्यम स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें वचन स्वर भी कहते हैं। वचन स्वर कौन से होते हैं? ए और ओ। अर्ध संवृत और उच्च निम्न को गुण स्वर, मध्यम स्वर और वचन स्वर भी कहते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग वचनों में होता है, इसलिए वचन स्वर कहा जाता है। गुण के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है, नॉर्मली गुण संधि में इनका प्रयोग है। मध्यम स्वर के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर ए और ओ को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। अब चर्चा करें निम्न की या विव्रत की, तो विव्रत को निम्न स्वर कहा जाता है। बड़े आ को केवल विव्रत की श्रेणी में रखा जाता है। सिर्फ विव्रत एक होता है, वो होता है बड़ा आ। निम्न उच्च या अर्ध विव्रत के अंतर्गत ए, एक सेकेंड, आई, ए उधर आता है, औ, और कुछ विद्वान यहां पर रिरी रख लेते हैं। हाल तो इसका यहां पर यूज नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान रखते हैं। हाल तो ये इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिए क्योंकि आपको कुछ किताबों में, क्योंकि भाषा अपवाद से भरी हुई है, यहां रख देता है। लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहे कि आपको रिरी संवृत और विव्रत में पूछी जा सकती है, इस बात से निश्चिंत रहे। संवृत, विव्रत, अर्ध संवृत, अर्ध विव्रत में ज्यादातर इन्हीं को पूछता है जो मैंने आपको बताया। अब एक चीज, दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, ये मुख खुलने के आधार पर स्वर है। इन्हें याद कैसे रखें? अगर आप देखें तो जब मैं ई बोलता हूं, ई, तो आगे से मुंह बंद रहता है, तो लगभग बंद, मुंह का बंद होना, ये संवृत क्रिया कहलाती है। ऊ, ई। अब अर्ध संवृत किसे कहते हैं? अर्ध संवृत का मतलब है बंद से आधा खुलना, पूरा खुलना नहीं, बंद से आधा खुला, कुछ इस प्रकार। अब जब मैं ए बोलूंगा, ए, तो बंद से आधा खुला। मुंह का पूरा खुलना कहलाता विव्रत क्रिया। पूरा खुलना, आ, मुंह आधा खोले या मुंह बंद किए हुए आ आप नहीं बोल सकते। आ बोलने के लिए आपको मुंह पूरा खोलना पड़ेगा। अब ये मुंह जो पूरा खुला,
इसी को विव्रत कहा जाता है। अब अर्धविव्रत पे आते हैं। अर्धविव्रत का मतलब पहले विव्रत हुआ फिर अर्ध हो गया, मतलब पहले पूरा खुला फिर आधा बंद हो गया। तो जब मैं आई बोलूंगा, आई, तो आई में पहले पूरा खुलेगा फिर बीच में रुक जाएगा, आई औ, इस प्रकार से ए। अब ए को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। विद्वान हार तो इस पे बड़ी चर्चा चली है इस पर, लेकिन वर्तमान में ये सर्वसम्मति में है, इसलिए हमने यहां रखा। ये गणित के और फिजिक्स के सूत्र नहीं है। विद्वानों में मतभेद होता रहता है और सर्वसम्मत गुण या जो ज्यादातर विद्वान मानते हैं उन्हें व्याकरण शास्त्री की किताबों में से निकालकर आपके सिलेबस में परोस दिया जाता है। आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े, आगे चलते हैं। मुख मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर, मुख मांसपेशियों में दृढ़ता कि जब मैंने बोला तो मुंह किसी में टाइट हुआ, किसी में शिथिल हो गया, किसी में ना टाइट हुआ ना ज्यादा ढीला हुआ, नॉर्मल हो गया। तो यह है शिथिलता। महसूस करने की चीज है जब आप इन्हें बोलेंगे। किस प्रकार, देखिए, ए जोर नहीं है। आई, आई को जब मैंने बोला तो थोड़ा टाइट हुआ। औ, ए ओ, इतना नहीं हुआ जितना आई और औ में हुआ। ए ई उ, इनमें बड़ा कम जोर लगाना पड़ रहा है, इस जवाड़े में या मुंह में। यही मांसपेशियां हैं। जरा गौर करो कि ये बड़े कम जोर के साथ में निकल रहे हैं, ए ई उ, और इनमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। आप गौर करेंगे, आई औ, ए और ओ, ये मध्यम स्वर कहलाते हैं। आई औ, उन्हें वहां रखा जाता है। वहीं ई, अब देखिए जोर लगाना पड़ा ना, ई ऊ, इसलिए इन्हें कठोर, इन्हें मध्यम और इन्हें शिथिल कहते हैं। विद्वान यहां पर ओ रख रहे हैं इस समय और रीरी रख रहे हैं, आप रख सकते हैं, हाल तो यहां पर इनकी जगह नहीं है। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं। जाति। अब ये जाति क्या है, देखिए, सवर्ण मतलब एक जैसे वर्ण का, एक जैसी बनावट। स जाति मतलब एक जैसी जाति के। ए है, यदि ए में ए जोड़ा तो इसी का बड़ा भाई बना। तो ये एक दो, अगर मैं कहूं इसे x और इसे कहूं x, तो ये हो रहा है 2x। ऐसे समझ सकते हैं आप इसे। हाल तो बहुत लोगों को x से थोड़ा परहेज है, इसलिए मैं इसे नहीं लिखता। आप ऐसे समझिए कि दोनों स्वर एक से लिखे, प्लस के निशान के इधर भी और इधर भी, तब यहां जो बनेगा वो सहजातीय बनेगा। इसे कहूंगा सहजातीय। लेकिन यदि ए रखा और ई रखा तो प्लस के निशान के दोनों तरफ भिन्न स्वर है, अलग अलग है। तो जो इनसे मिलकर बनेगा वो सहजातीय नहीं बनेगा, वो विजातीय बनेगा, यानी दूसरी जाति का। तो ये हो गया ए। अब ए और ए को रखता हूं तो बनती है आई। अब गौर करें, इधर भी अलग है, इधर भी अलग है। अगर इधर y है तो इधर x है और z बनना है। इसी प्रकार ए और u दोनों तरफ अलग अलग है तो बना o। तो o को मैं विजातीय कह रहा हूं। इधर ए रखा, इधर अब o रख लिया, तो दोनों तरफ अलग अलग है, इसे भी मैं विजातीय कह रहा हूं। आया समझ में? अब अगर दोनों तरफ ई रखी तो बड़ी ई बनी, यानी इधर जो स्वर रखा वही इधर रख लिया, दोनों तरफ एक से है, तो ये सहजाति यानी एक जैसी जाति का बना। इसी प्रकार ये बनता है।
अब चूंकि हिंदी में बड़ी वाली रीरी का प्रयोग अब नहीं है, ये बड़ी वाली रीरी है, इसका ये उठाया, इसका ये वाला भाग उठाया और दोनों को यहां रख दिया, तो ये भी सजातीय ही है, किंतु हिंदी में प्रयोग न होने के कारण इसे बाहर कर दिया गया है। तो सजातीय ये है और विजातीय ये है, पता लगा होगा। सजातीय को सवर्ण भी कहते हैं और विजातीय को असवर्ण भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रकृति स्वभाव के आधार पर, प्रकृति या स्वभाव या नेचर के आधार पर स्वरों के प्रकार। एक है अनुनासिक। ये जो शब्द बना है कुछ इस प्रकार बना है, अन इसमें उपसर्ग है और अनुनासिक। ये जो शब्द बना है इसमें निर जुड़ा हुआ है। अन और निर एक ही घर के उपसर्ग हैं, जिनका लगभग लगभग एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ में काम करते हैं। किसी स्वर को केवल इसी प्रकार लिख देना यह कहलाता है आपका अनुनासिक या निरनुनासिक। इस प्रकार यदि मैं लिख देता हूं ए ई उ री री, फिर है ए, 1 सेकेंड, एक क्रम और बताता हूं आपका, ए के बाद में आ, फिर ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री री। ये वो क्रम है जो हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। ए, आई, ओ और औ। इस पर कहीं भी बिंदी नहीं लगी है, ये जो बिंदी होती है और ये जो चंद्र बिंदी होती है। अब ये जो शब्द है अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक कहा गया है इसके लिए, अनुनासिक, इस चंद्र बिंदी को। तो क्या बिंदी को अनुनासिक नहीं कहते? देखिए, बिंदु को केवल अनुस्वार कहा जाता है और इस चंद्र बिंदी के लिए शब्द प्रयोग हुआ है अनुनासिक। तो यदि इस ए पर मैं चंद्र बिंदु लगाऊं तो यह अब अनुनासिक बना, या इसे सानुनासिक भी कह सकते हैं। सानुनासिक क्यों कह सकते हैं? शब्द है ये से प्लस अनुनासिक, ये दीर्घ संधि से बना हुआ है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आगे आपको संधियां पढ़ाई जाएंगी, आपको पता लगेगा कि ये दीर्घ संधि क्यों है। तो ये शब्द बना है से और अनुनासिक से, यानी अनुनासिक के साथ। अब यदि मैं आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाऊं तो ये अब अनुनासिक है। ऐसे ही ई के ऊपर, अब यदि मैं बड़ी ई के ऊपर ये जो वर्तनी लगी है या ये जो मात्रा लगी है, इसमें यहां मैं चंद्र बिंदु नहीं लगा सकता। तो क्या करते हैं, केवल यहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर यहां बिंदु आ जाएगा, तब यह कहलाएगी से अनुनासिक। इसी प्रकार यहां ए पर लगाया जा सकता है लेकिन आई पर नहीं लगा सकते, यह तरीका गलत है। यहां पर केवल बिंदु आएगी, तो आप बिंदु को केवल अनुस्वार नहीं कहेंगे, आप इसे अनुनासिक ही कहेंगे। कारण बताएंगे आगे। तो समझ में आया आपको कि प्रकृति के या स्वभाव के आधार पर अनुनासिक और सानुनासिक का क्या मतलब है। आगे चलते हैं। स्वर घोषत्व और प्राणत्व। देखिए, घोषत्व का मतलब है घोष रूपी विशेषता। घोष का मतलब होता है कंपन। एक शब्द है घोष, घोष का मतलब है कंपन या वाइब्रेशन। मोबाइल आपका वाइब्रेट करता है ना, तो उसे कहते हैं घोष, कंपन या वाइब्रेशन। और प्राणत्व का मतलब है वायु, हवा
या श्वास, जो हम श्वास ले रहे हैं। तो घोषत्व के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, सघोष और अघोष। और प्राणत्व के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ए लगा है, ए का मतलब है नहीं, और घोष का मतलब है कंपन। घोष का मतलब हुआ कंपन और ए का मतलब है नहीं या न। तो ए घोष का क्या मतलब हुआ? कंपन के बिना, बिना वाइब्रेशन के। तो हमारे जो स्वर है ना, ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ और रीरी, ए, आई, ओ, औ, अंग और एह, ये सभी 13 स्वर ये होते हैं सघोष। इसमें कोई भी अघोष नहीं है। किंतु जब घोषत्व के बाद में हम प्राणत्व पर आते हैं, सघोष का मतलब है कंपन के साथ, स का मतलब है साथ। लेकिन जब हम प्राणत्व पर आएंगे तो प्राणत्व में एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण। अल्प का मतलब है कम और प्राण का मतलब है हवा या वायु। तो ये जो शुरू के 12 हैं, 12, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक ये कहलाते हैं अल्प प्राण। जबकि ये जो 13वां स्वर है विसर्ग, इसको हम महाप्राण कहते हैं। तो सारे स्वर घोषत्व के आधार पर सघोष है और प्राणत्व के आधार पर 12 महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। और 13वां क्या है? वो महाप्राण, जो ये वाला है। बाकी ये जो है वो है अल्प प्राण। आगे चलते हैं। अयोग वहा शब्द है, ए योग और वहा। हाल तो विद्वान इसके कई कई अर्थ बताते हैं, लेकिन साधारणतः आप ये समझिए कि जिसका साथ स्वयं से न हो रहा हो, या जो अपना भार खुद ना वहन कर सके, किसी दूसरे के साथ उसका योग होना हो, अयोग वहा। जैसे मैं कहूं कि ये क्या है, आप कहोगे ए, और अब तो आप कहेंगे अंग, ये है अंग। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि केवल आप ये बताएं कि ये क्या लिखा है, तो आप कहोगे जी ये तो बिंदु है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसे पढ़ के दिखाओ। चलिए ये बताइए कि क्या लिखा है। आप कहेंगे कंठ लिखा है, और ये बोले कट, और ये क्या है फिर? तो ये बिंदु केवल अगर किसी के साथ नहीं लगा होगा तो बोला नहीं जा सकता। इसे बोलने के लिए मुझे कोई ना कोई यहां नीचे चाहिए, जब मैं इसे बोल सकूं। तो इसलिए यहां पर मैंने इस ए को रख दिया। तो पहले ए बोला, फिर ए के साथ बिंदी का उच्चारण हुआ, अंग। ये क्योंकि साउंड क्रिएशन जो है, जो हवा आ रही है, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो अंदर से हो रहा है और बिंदु यहां से निकलना है। तो पहले अंदर से ए, फिर यहां से अंग, अंग। ये तो इसे ही कहा जाता है आपके अयोग वहा का गुण। ये हो गया अयोग वहा, कि इस ए के साथ में इस बिंदी का योग हुआ, मिलाप हुआ। अब इस बिंदु का स्पेशली नाम और है, क्या? अनुस्वार। अनुस्वार। अयोग वहा का दूसरा नाम है अनुस्वर। अयोग वहा का दूसरा नाम है अनुस्वर। आपसे पूछा जाए अनुस्वर कितने, बोले 2, अनुस्वार और विसर्ग।
और अनुस्वार किसे कहते हैं? केवल बिंदु को। चंद्र बिंदु का क्या नाम है? अनुनासिक। अनुनासिक केवल चंद्र बिंदु का नाम। केवल बिंदु का नाम अनुस्वार। दोनों को भी कहा जाता है अनुस्वर। अब आगे चलें। अतः, ये क्या लिखा है? अतः। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए ये क्या लिखा है, तो आपसे ये नहीं पढ़ा जाएगा। इसके साथ मुझे विसर्ग के साथ कोई यहां हो सहारे के लिए, इसे बोलने के लिए। तो सेम कंडीशन इस बिंदु वाली है, इस विसर्ग की भी, कि कोई ना कोई यहां चाहिए। प्रातः, तो इसके साथ में ये ए लगा है जो तय के अंदर है, तो इस विसर्ग को भी अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। मैं समझ सकता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब चूंकि ऑनलाइन माध्यम है तो आप कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। स्वरों की संख्या संबंधी प्रश्नोत्तर। देखिए, कई बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है परंपरा। परंपरा, परंपरागत स्वर कौन से होते हैं, या परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया हिंदी में स्वरों की संख्या। फिर एक प्रश्न पूछा जाए अगर आपसे कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो इन तीनों का उत्तर अलग अलग है। क्या? परंपरागत स्वर होते हैं 10। अगर कुल शब्द ना दे, केवल ऐसा पूछे कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11। और अगर हिंदी में स्वर कुल आपसे पूछ ले तो आपको बताना होता है 13। अब ये परंपरागत में कौन से हैं? तो ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेकेंड, हाँ, ये रीरी नहीं आती है, बस ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 और 6 और 4 10, इन्हें कहा जाता है परंपरागत स्वर। अब इन 10 में अगर मैं रीरी और जोड़ दूं तो ये कहलाएंगे हिंदी में स्वरों की संख्या। अब इन 10 और 1 रीरी, इन 11 में अगर अंग और विसर्ग और ऐड कर दें तो ये हो जाते हैं कुल 13। तो कुछ इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। स्वर मात्रा चिन्ह। देखिए, ये है ए, ये है स्वर आपके, और ये है इसकी मात्रा। तो इसकी मात्रा नहीं होती। इसके बाद में है आ, तो आ की मात्रा की एक खड़ा जो डंडा होता है इसे कहते हैं आ। हाल तो ये आपको पता होगा ज्यादातर, लेकिन चूंकि सिलेबस में है और पेपर में आता भी है तो आपको बताना लाजमी है। यह है छोटी ई, मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। बड़ी ई की मात्रा, फिर ये छोटा ऊ, और ये बड़ा ऊ है। बड़े ऊ में ये छोटे ऊ की ही मात्रा है। तो कुछ मात्रा इस प्रकार है, नीचे लगते हैं।
और ये पाद मात्राएं हैं, मतलब अक्षर के पद में, अक्षर के पद में, पद में यानी पैर में लगती हैं, यानी नीचे लगती हैं। अब इन मात्राओं का भी एक हिसाब है। जैसे क्या? जैसे कै में ऊ लगाना है तो कै में ऊ ये नीचे लगा तो पद में लगा। लेकिन ऊ में एक नियम और आपको याद रखना है कि ये ऊ जो है अगर मैं रै पर लगाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से नहीं लगा सकता। रै के लिए ये विशेष नियम है। इस रै में ये छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार और ये बड़े ऊ की मात्रा कुछ घुंडी घुमाकर, ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ की मात्रा है। आपको एक बात ये याद रखनी है। फिर रीरी, रीरी की मात्रा ये होती है, जैसे आपको बताऊं, ये भी पद में लगती है कि अगर कै में मुझे रीरी लगानी है तो कुछ इस प्रकार नीचे, और इसका केवल ये वाला भाग प्रयोग में आता है। एक चीज, दूसरी चीज, इस रीरी को अगर मुझे बीच में लिखना है किसी शब्द के तो इस रूप में ना लिखकर पूरे पूरे ना बनाकर केवल मात्रा का प्रयोग करता हूं। आगे चलते हैं। ए, इसकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है, जिसको हम सिर बांधना कहते हैं, इसे कहा जाता है शिरोरेखा। इसके ऊपर ये मात्रा लगती है, ये है आई। अब ये जो मात्रा है वो इससे आई है और एक इसकी ये वाली मात्रा, तो एक मात्रा तो ये और एक इसकी ये मात्रा, ये दो मात्रा हो गई है। फिर ओ की बात करूं तो ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। इसकी बात करें तो मात्रा ये होती है। अब इन्हें मात्राओं को भी अलग अलग प्रयोग के आधार पर आगे हम सीखेंगे। आगे चलते हैं। व्यंजन। अब व्यंजनों को शुरू करते हैं वर्णमाला में। पहला है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन को स्पृष्ट या स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कितने होते हैं? तो इनकी कुल संख्या 25 है। अब वर्गीय क्यों कहा जा रहा है, पहले यह समझिए, और स्पर्श क्यों कहते हैं। देखिए 5 इस प्रकार से कै है, गे है और अंगा। अब इन सब के नीचे हमें ये हलंत वाली रेखा लगानी है या हलंत बनाना है इनको। हाल तो इस रेखा का नाम इत संज्ञक है, इत संज्ञा लगी हुई है ये। फिर चे, छे, जे, झे और ञे। फिर इनके नीचे ये हलंत टे, ते और पे, थे, थे, थे। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, डे, ढे और अणे। इन सब के नीचे गौर करें, ये हलंत लगाना है। अगर ये हलंत नहीं लगाऊंगा तो दिक्कत क्या होगी सर, कि ये कै है। अब इसे मैं कह रहा हूं व्यंजन वर्ण, इसे कह रहा हूं व्यंजन वर्ण। और वर्ण को मैं कहता हूं अक्षर भी, अभी हमने सीखा था। अब अक्षर जो है उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो इस समय अब ये लास्ट स्टेज है, इसको मैं और नहीं तोड़ सकता। अगर मैं इसके नीचे से ये रेखा हटा देता हूं तो अब ये अक्षर या वर्ण नहीं है। इसको तोड़ा जा सकता है कुछ इस प्रकार, कै और ए में। तो ये कायदे में ये दो वर्ण हो गए। कौन कौन से? कै वर्ण और ए वर्ण। और कै वर्ण कैसा है? व्यंजन है। और ए वर्ण कैसा है? ये स्वर है। तो इन सभी के नीचे ये इत संज्ञा या हलंत लगाना आवश्यक है अगर मुझे ये व्यंजन वर्ण बनाने हैं तो। क्लियर है? अब ते, थे, दे, थे,
और ने, बे फे बे, भे और मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 का वर्ग है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। एक कारण इसका यह भी है। अब स्पर्श, इनके उच्चारण में मुख में जीवा स्पर्श होती है, कहीं ना कहीं टच होती है, इसलिए इन्हें स्पर्श भी कहा जाता है, स्पृष्ट भी कहते हैं। तो इनकी संख्या ये आपकी कितनी है जी? 25। अब आगे चलते हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी किन्हें कहा जाता है? देखिए, जो अभी हमने ये पीछे पूरे वर्गीय व्यंजन पढ़े हैं, इनमें से ये च, छ, ज और झ, इनको अगर मैं निकाल लूं तो यहां रखूंगा स्पर्श संघर्षी में। छ, छ, ज और झ। कुछ विद्वान या को भी रखते हैं, लेकिन वो नासिक के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। फिर है संघर्षी या ईशत स्पृष्ट। संघर्षी और ईशत स्पृष्ट किन्हें कहा जाता है? शे, शे, से और है। इन्हें संघर्षी या ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। इस पूरे वर्ग को ऊष्मीय भी कहा जाता है, ऊष्मीय। इनके साथ साथ के, खे, गे, जे और फे, इनको भी संघर्षी, केवल ऊष्म संघर्षी नहीं, इन्हें केवल संघर्षी की श्रेणी में इन्हें भी रखा जाता है। और ये जो साउंड है, ये उर्दू और अरबी से हिंदी में आती हैं, तो इसलिए वर्णमाला में इन्हें भी पढ़ा जाता है। हाल तो बनावट की दृष्टि से बड़ी रोचक है ये आपको खे मिलेगा, या आपको गैन मिलेगा, या आपको जे मिलेगा। एक सेकंड, ये मिलेगा आपको, और ये आपको फे मिलेगा। हाल तो कुछ विद्वान इसको इस प्रकार भी बना देते हैं, वो बनावट अलग अलग आ जाती है। तो हाल अगर आपको इन्हें नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रुचि है और आप कहेंगे तो एक कक्षा आपकी वर्णमाला की, जिसे हुरूफ तहज्जी कहते हैं उर्दू में, उसकी भी हम लगा देंगे। आगे चलते हैं। व्यंजन रूप नासिक्य। अब देखिए, नासिक्य किन्हें कहा जाता है? ये जो व्यंजन है, इनमें ये जो सभी के 5वें हैं, इसे अंगा, अया, अणे, ने और में। अंगा, अया, अणे, ने, में। अंगा, अया, अणे, ने, में, इनको ही नासिक्य कहा जाता है। ये लिखा है नासिक्य। नासिक मतलब नाक से निकलने वाले। तो ये अंगा, यहां पर ले के नीचे बिंदी रखती है, याद रखें, बराबर में। अंगा, न्या, हणे, ने और में। संघर्षहीन का ही दूसरा नाम है ईश द्विवृत, अर्ध स्वर और अंतस्थ। ये रे, ले और वे, इन्हें कहा जाता है संघर्षहीन, ईश, द्विव्रत और अंतस्थ। लेकिन अगर अर्ध स्वर व्यंजन आपसे पूछ ले हिंदी में, तो ये को और वे को हिंदी में अर्ध स्वर व्यंजन कहा जाता है। हाल तो संस्कृत के हिसाब से ये चारों ही अर्ध स्वर व्यंजन है, और इन चारों का ही प्रयोग यण के अंतर्गत आता है, जो संधि भी है। हाल तो वो एक माहेश्वर सूत्र से संधि बनी है। पार्श्विक, पार्श्विक का मतलब होता है बगल से या साइड से, पार्श्व से।
यदि आप ले को बोलो तो आपकी जिह्वा ऊपर वाले दांतों में या दाढ़ों में टच होती है। ले ले तो ये जीभ का ऊपर दाढ़ पर साइड में टच होना पार्श्विक क्रिया कहलाती है। तो ले को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित, कंपन जात या लुंठित या लुढ़कने वाला, इसे कहते हैं रे। जब मैं रे को बोलता हूं तो ऊपर कठोर तालु में आगे की तरफ रे रगड़ खाता है बोलते समय, रे। तो इसे लुंठित क्रिया या कंपन जात या प्रकंपित क्रिया भी कहते हैं। पूरी वर्णमाला में ये स्पेशल है रे। आगे चलते हैं। ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण और द्विगुणित एक ही नाम है। देखिए वर्गीय व्यंजन में ये तीसरे स्थान पर आता है और इसी के नीचे अगर मैं ये बिंदु लगा दूं तो इसे कहते हैं ताड़नजात या उत्क्षिप्त। फिर चौथे स्थान पर इससे अगला है ढ। यदि इसके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है तो ये दोनों को, केवल इन दोनों को ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण या द्विगुणित के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन घोषत्व। अब व्यंजन घोषत्व क्या है समझिए। स्वर पढ़ते समय अभी हमने सीखा था कि घोष का क्या मतलब है। तो घोष का मतलब होता है जी कंपन, वाइब्रेशन। जहां से हम बोलते हैं, जो वो साउंड क्रिएशन हमारी यंत्री है या तंत्री है, जो साउंड वॉल होती है, वहां से कोई भी स्वर निकलता है। स्वर तंत्री में यदि वाइब्रेशन होता है तो उसे कहते हैं सघोष या घोष। अगर वाइब्रेशन नहीं होता तो उसे कहते हैं अघोष या अकंप, बिना कंपन के। और कंपन के साथ है तो हो गया सकंप या सकंपन। अब देखिए कंपन के आधार पर ये कौन से हैं। ये कै, एक सेकेंड, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। आप कहेंगे वर्ग क्या, वर्ग कौन सा? तो अभी जो हमने पीछे ये वर्गीय व्यंजन पढ़े हैं, इनमें ये जो पूरी तीसरी लाइन है, चौथी वाली और ये पांचवी वाली, यानी ये वाले गैग है अंगा, जैज है अइया, डेड है णे, तेद है ने, बैब है मैं, इनको कहा जाता है सघोष या घोष। अब वहीं चलते हैं, इसलिए हमने यहां लिखा 3, 4, 5। जैसे गे, घे, अंगा, जे, झे, ये, सबके नीचे हलंत जरूर लगाना है, ये आपको याद रखना है। डे, ढे और अड़े, ते, धे, ने और पे, सॉरी, बे, भे और मैं। ये हुए आपके तीसरी वाली लाइन, चौथी और पांचवी। इन्हें कहते हैं सघोष, यानी इनके बोलने में कंपन होती है स्वर यंत्री में। अब जो पहली वाली है और दूसरी वाली पंक्ति है, फिर एक बार आपको दिखा देते हैं। ये जो पहली वाली लाइन है पूरी और ये दूसरी, यानी कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है, पैप है, इन्हें कहा जाता है अघोष, अघोष या एकंप। कैक है, चे, छे, टे, ठे,
ते, थे और पे और फे, ये क्रिया हुई आपकी। आपको इसको किस प्रकार याद रखना है? 1, 2, 3, 4 और 5, जिससे आगे सहूलियत रहे कि 12 अघोष और 345 सघोष। क्योंकि जब आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपको यह बड़ा काम आएगा। आगे चलते हैं, व्यंजन प्राणत्व। अब प्राणत्व क्या है? अभी स्वर में हमने प्राणत्व भी सीखा था। प्राण का मतलब होता है वायु, हवा या श्वास। जो हम श्वास मुंह से ले रहे हैं वो है प्राण। अल्प का मतलब है कम और प्राण का मतलब है वायु या श्वास। तो जिनको बोलने में मुंह से कम वायु निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। जैसे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण, महाप्राण का मतलब है अधिक या ज्यादा। प्राण का मतलब है वायु। उच्चारण में चौथे और पांचवे, एक सेकंड, उच्चारण में दूसरे और चौथे को महाप्राण कहा जाता है। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे देखिए। पहले एक बार लिख लेते हैं। कै लिखा इधर, खे यहां दूसरे पर, गे, घे और अंगा। हलंत लगाना ना भूलें। इस प्रकार से हम पूरे के पूरे पांचों वर्ग लिख लेंगे। जैसे आपका चे, छह छोड़ना है, जे, झे छोड़ना है, ये। फिर आपका टे, ठे छोड़कर टे, ठे छोड़कर अणे। फिर ते, ते, ने, पे, पे, में। यहां पर कुछ इस प्रकार। ये पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, इन्हें कहते हैं अल्प प्राण। कैसे याद रखना है, प्रैक्टिकली कैसे याद रखेंगे वो भी सीखते हैं अभी। फिर चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे। फिर उधर आपका ते, थे, ते, धे, पे, फे, पे, भे। ये हुई पूरी दूसरी लाइन, ये हुई चौथी लाइन। अभ्यास करेंगे सब याद होगा, निश्चिंत रहिए। अब किस प्रकार से इन्हें सीखना है, एक पहला वर्ग लिख लेते हैं। पहली लाइन जैसे मान लीजिए कै, खे, गे, है और अंगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये इस प्रकार है। अब यदि आप अपने एक हाथ को मुंह के आगे लगाएं और कै बोलें, कै, तो आप महसूस करेंगे कि हाथ पर जो हवा है वो कै बोलने में कम आई, कै। खे, खे जब बोलेंगे तो हवा हथेली पर ज्यादा लगेगी, खे। फिर गे में कम आई, गे, घे, घे में ज्यादा आई। तो क्या हो रहा है सर, अगर आप गौर देखें, यहां कम, कै, यहां अधिक, खे, यहां फिर कम, गे। ये प्रैक्टिकली सीखने की चीज है। यहां घे, फिर अधिक, अंगा, यहां फिर कम। तो जिसमें कम वायु लग रही है वो हो गया अल्प प्राण, क्योंकि वायु मतलब है प्राण और कम मतलब अल्प। तो कै हुआ अल्प प्राण, कै, खे।
ये ख हुआ महाप्राण, क्योंकि इसमें अधिक वायु है। अब इन सभी को बोलकर देखो आप, तो आप पाएंगे कि इनके बोलने में हाथ पर, हथेली पर अधिक वायु का प्रभाव आ रहा है। ख, छ, ठ, थ, फ। इस प्रकार क्यों? क्योंकि जो व्याकरण शास्त्री हैं हमारे, जिन्होंने ये सब चीजें बनाई हैं, पाणिनि है और भी लोग हैं, उन्होंने ये नियम बताए हैं कि मुंह से हवा ज्यादा निकल रही है कै की बनस्पत ख बोलने में, मुंह से हवा कम निकल रही है घ की वनस्पत ग बोलने में। तो अगर मैं घ, झ, ढ, ध, भ बोलता हूं तो मुंह से ज्यादा हवा आ रही है। यदि मैं कै, चे, टे, ते, पे बहुत कम आ रही है। गे, जे, डे, दे, बे यहां भी कम आती है। और अंगा, अया, णे, ने, में यहां भी कम आ रही है। तो इसीलिए नाम पड़ा अल्प प्राण यानी कम वायु वाले, और महाप्राण अधिक वायु वाले। आगे चलते हैं। देखिए, समय तो लगता है, लेकिन अगर हम एक बार समय देकर उसे चीज को सीखें तो वो हमारे दिमाग में चिरस्थायी रहती है, ज्यादा समय तक रुकती है। व्यंजन संयुक्त, परंपरा और प्रयोग। देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त का मतलब है दो या अधिक व्यंजनों को एक साथ जोड़ना। परंपरा मतलब जो हिंदी में चल रहे हैं, यूज होते हैं। यदि मैं कै को और शय को दोनों को जोड़ता हूं और इसमें ए और जोड़ता हूं तो बनता है क्षय, कक्षा वाला क्षय। इसे ही कहते हैं परंपरागत संयुक्त व्यंजन। तय को, रे को और यदि ए को जोड़ता हूं तो इससे बनता है त्रय। यह है परंपरागत संयुक्त। फिर शय, रे और ए, इससे बनता है श्रेय। एक और है जय, ये और ए, इससे बनती है ये ज्य, जिसे आप ज्ञ कह देते हैं। देखिए, ज्ञ अलग है और ज्य अलग है। इन चार को संयुक्त परंपरा कहा जाता है। अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं। कई बार हम लिखते समय, पढ़ते समय क्या करते हैं कि जैसे पे है, ये पे में रे जोड़ना है, फिर ए जोड़ना है, तो ये बन गया प्रे। तो हमने जब प्रयोग करा तो इस प्रकार की बनावट आ गई। फिर मान लीजिए ये दे है और दे में हमने दे जोड़ा, उसमें ए लगाया, तो कुछ बनावट इस प्रकार से हो गई। तो जैसे जैसे हमने प्रयोग करते रहे तो वैसे वैसे चीजें बनती चली गई। जैसे से में रे जोड़ा, फिर ए जोड़ा, तो बना श्रेय। तो जितने हम प्रयोग कर सकते हैं उतने ये बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? वो ये हैं जो चार होते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ चीजें आपको और सिखाता हूं। वन सेकेंड। देखिए, आपको क्या और याद रखना है या आप क्या और सीख सकते हैं, ध्यान देना। एक होता है उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान को कैसे सीखा जाए या समझा जाए, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो उच्चारण स्थान
हम पहले देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान और फिर व्यंजनों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान और व्यंजनों का उच्चारण स्थान। व्यंजन का, इसके साथ साथ हमें घोषत्व और प्राणत्व में एक चीज और पढ़नी है अभी, जिसमें अंतस्थ है और अभी ऊष्म है, घोषत्व और प्राणत्व के अंतर्गत, वो हम इनके साथ सीखेंगे। देखिए क्या, ये जो स्वर हैं, स्वरों में उच्चारण की अगर बात करूं तो ये ए है, ये ई और ये उ। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख में से ए, ई और उ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ए निकलता है कंठ से, ई तालु से और उ निकलता है ओष्ठ से यानी होठों से। अब सभी को याद नहीं रखना, ऐसे ही क्या बन रहा था, ए जोड़कर आ, तो आ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ। ई में अगर ई जोड़ दूं तो बड़ी ई बनती है, तो जो ई का उच्चारण स्थान है वो दीर्घ ई या बड़ी ई का भी उच्चारण स्थान है तालु। जो ऊ का उच्चारण स्थान है वही मेरे बड़े ऊ का उच्चारण स्थान है यानी होष्ठ। होठों से ऊ निकलता है, जीभ में ऊपर तालु से टच होने पर ई निकलती है और कंठ से आ और ए निकलता है। एक चीज, अब आगे अगर देखें हम कि ये ए, आई, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो ए का निर्माण अभी हमने सीखा था पीछे, तो ए निकलता है ए और ई से मिलकर। तो अगर गौर करें तो ये विजातीय हैं, सजातीय नहीं है। ये सजातीय हैं, इसलिए इन्हीं की जाति का उच्चारण स्थान इनके पास है। ए, आई, ओ और औ को अगर आप देखें तो अगर आप गौर करें तो ए का उच्चारण है कंठ, यहां ई का उच्चारण है तालु। तो ए और ई को मिलाकर बना ए, तो ए का उच्चारण के अंतर्गत, ए के अंतर्गत कंठ भी होगा और तालु भी होगा, तो इसे कहेंगे कंठ तालु, ए को। अब आई जो बनता है वो बनता है ए से और ए से मिलकर। ए का उच्चारण स्थान है कंठ, ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ए का उच्चारण स्थान यहां पर है कंठ तालु। तो जो इसका उच्चारण स्थान है वह ही इसका उच्चारण स्थान है यानी कंठ और तालु। ऐसे ही इन दोनों को सीखो, ए और ऊ से मिलकर ये बना ओ, तो ए का कंठ और ऊ का है ओष्ठ। तो ओ का जो उच्चारण स्थान हुआ आपका वो हुआ कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। हाल तो यहां संधि का अपवाद लगा हुआ है और इसका भी उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। इसके अलावा यह है रिरी, रिरी का उच्चारण है मूर्धा, रिरी का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। अंग और अह की अगर बात करूं तो ये नासिक या नाक से निकलती है और विसर्ग की बात करें तो ये कंठ से निकलता है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। तो उच्चारण स्थान हमने स्वरों का देखा। अब चलते हैं व्यंजनों के पास। देखिए, व्यंजन उच्चारण, व्यंजन उच्चारण।
व्यंजन उच्चारण में अगर मैं बात करूं तो ये कै, खे, गे, घे और अंगा, ये है पूरा कै वर्ग। कै वर्ग का उच्चारण हमारा कहां से होता है? कंठ से। कंठ से। और कंठ और कंठ्य में क्या अंतर है? तो आपको किताबों में कंठ्य भी लिखा मिलेगा। तो देखिए, कंठ्य और कंठ में यह अंतर है कि कंठ जो है वो संज्ञा है और कंठ्य इसकी विशेषता है। तो उच्चारण स्थान है कंठ और कै अपने आप में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ्य है। तो कै की विशेषता है कि वो कंठ्य है। तो ये अंतर है कंठ और कंठ्य में। अगर बात करें इस अंगा की तो इसे मैं नासिक प्लस कंठ कहूंगा। ये आपको याद रखना है। आगे ये पहला वर्ग है। दूसरे वर्ग की बात करें तो चे, छे, जे, झे और न्या। इन पांचों को मैं चे, छे, जे, झे, न्या, तो जीभ मेरी ऊपर तालू पे टच होती है तो इन्हें कहता हूं मैं तालु। उच्चारण स्थान है इनका तालु। और तालव्य, तालव्य इनकी विशेषता हुई। इसी आधार पर इस न्या को तालु प्लस नासिक कहेंगे क्योंकि ये नाक से भी निकलता है। फिर तीसरे वर्ग की अगर बात करें तो टे, ठे, टे, ढे और णे, ये पूरा का पूरा वर्ग ये निकलता है आपका मूर्धा से। मूर्धा क्या होता है? जीभ का ऊपर तालू पे टच होना। टे, ठे, डे, ढे जब बोलेंगे तो पता लगेगा। और आगे इस तरह से एकदम झटके से फ्लैट हो जाती है। टे, ठे, डे, ढे, इसे कहते हैं मूर्धा क्रिया। तो ये पांचों मूर्धा हैं और ये पांचवा जो है मूर्धा के साथ साथ में नासिक भी है। फिर चौथा वर्ग ते, थे, ते, थे और ने। पांचवा वर्ग है पे, फे, बे, भे और मैं। ये पांचवा वर्ग है। इस वर्ग को, पूरे वर्ग को हम तंतीय वर्ग कहते हैं। तंत या दंत्य। तंत है इसका उच्चारण स्थान क्योंकि जब मैं ते, थे, दे, धे बोलता हूं तो ऊपर के अगले दांतों पर जीभ स्पर्श हो रही है, ते, तो उच्चारण हुआ इसका ते का दंत से। और ते की खास बात है कि वो दंतीय है। तो ये संज्ञा शब्द है और ये विशेषण शब्द है। पे। अब इस पांचवे को हम क्या लिखेंगे आप बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से। पे, फे, बे, भे में क्या हो रहा है कि दोनों होठ मेरे आपस में मिल रहे हैं। पे, फे, बे, भे में। तो ओष्ठ या ओष्ठ्य, ओष्ठ इसका स्थान है उच्चारण का और ओष्ठ्य इसकी विशेषता है। तो इस मैं को क्या कहेंगे जी हम? ओष्ठ्य प्लस नासिक। ने को क्या कहेंगे आपको बताना है। आगे चलते हैं। यह हुआ वर्ग का उच्चारण स्थान व्यंजनों में। स्वर का उच्चारण स्थान हमने अभी पढ़ा। यह हुआ वर्गों का और यह हुआ हमारा स्वरों का। आगे चलते हैं। अब नीचे की यात्रा घोषत्व प्राणत्व की भी करनी है और उच्चारण स्थान की भी।
इसलिए हमने वहां घोषत्व और प्राणत्व नहीं देखा था। ये रे ले वे, इनको हम कई नामों से जानते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ईश द्विवृत्त, अंतस्थ, इन्हें ही कहा जाता है। तो ये के नीचे रखो ये वाला श, रे के नीचे ये, और इस ले के नीचे ये। इन दोनों का उच्चारण स्थान है तालु। इन दोनों की विशेषता है कि ये तालव्य है, क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द है, फिर बता रहा हूं आपको, और ये एक विशेषण शब्द है। रे और श, रे और श दोनों ही मूर्धा हैं। मूर्धा क्या? जीभ का ऊपर टच होना और फिर आगे झटके से आगे आना। रे श, इस प्रकार से। अब ले को और से को देखें, यह है दंत, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दंतीय विशेषता। अब यहां दोनों को अलग अलग रखना है। इस वे को कहते हैं दंतोष्ठ, दांत से और ओष्ठ से वे। है को कहा जाता है कंठ काकल्य, काकल्य क्रिया भी होती है की। ये क्लियर होते हैं। अब और क्या बात याद रखनी है, देखिए ये रे ले वे, शे शे से और है, इन चारों को, ये रे ले वे को घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण यानी कम वायु लगती है इनके बोलने में। ये रे ले वे इस प्रकार, प्लस सघोष, कंपन के साथ निकलते हैं। अब इन चारों को बोलने में ज्यादा वायु लगती है। अगर आप बोल के देखें तो शे 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 है, इस प्रकार। तो इन चारों को कहा जाता है महाप्राण। लेकिन एक बात बड़ी गौर करने की यह है कि इन तीनों शय को घोषत्व के आधार पर कहा जाता है अघोष, और इस अकेले सिंगल है को कहा जाता है सघोष। और जो संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े उनका घोषत्व प्राणत्व उन्हीं के आधार पर है जिनसे वो बने हैं। क्लियर है बात? यहां पर हुआ आपका घोषत्व और प्राणत्व कंप्लीट। अब एक चीज आपको और बताते हैं, देखिए अब आता है वर्ण वैशिष्ट्य। वर्ण वैशिष्ट्य। अब ये वर्ण वैशिष्ट्य क्या है? तो वर्ण तो आप जानते हैं, पूरी वर्णमाला में ये जो स्वर हैं, ये जो व्यंजन है, सभी क्या हैं? वर्ण हैं। वैशिष्ट्य किसे कहा जाता है? विशिष्टता या विशेषता। शब्द है विशिष्ट, शब्द है विशिष्ट। अब विशिष्ट में जब मैंने यह प्रत्यय लगाया तो वृद्धि और कमी का नियम, प्लस और माइनस का नियम लगा, तो शब्द बना वैशिष्ट्य। किसी एक व्यंजन की सभी विशेषताओं को एक जगह रख देना, उसे कहते हैं वैशिष्ट्य। किसी एक स्वर की सभी विशेषताओं को एक जगह रख देना, वो है वैशिष्ट्य। क्या? देखिए अब जैसे ये ए है, तो ए की हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, गौर करें। क्या ए अपने आप में मूल स्वर है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या ए अपने आप में ह्रस्व स्वर है? अगर आपने पढ़ा हो तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से अगर आपने देखी हो तो हमने मूल स्वर और ह्रस्व स्वर पढ़ा है।
ए को स्वरों का राजा भी कहा जाता है, तो स्वर राज। ए का जिह्वा के आधार पर एक उच्चारण है, तो आप कहेंगे मध्य। संवृत, विव्रत, अर्ध संवृत, अर्ध विव्रत जब हमने पढ़ा था तो ए को किस कैटेगरी में रखा था? तो आप कहेंगे जी अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर जब हमने स्वर पढ़े थे अभी, शिथिल स्वर, मध्यम स्वर और दृढ़ स्वर, तो इसे हमने कहां रखा था? शिथिल के अंतर्गत, शिथिल के अंतर्गत, इस प्रकार से। अब ये इस समय इस कंडीशन में अनुनासिक है या निरनुनासिक है? तो आप कहेंगे निर्नुनासिक। क्या ये वर्तुलित है या अवर्तुलित है? अगर आप देखें तो ये ना तो अवर्तुलित है ना वर्तुलित है, ये है उदासीन, या अवर्तुलित में भी आप इसे रख सकते हैं। तो जो सारी चीजें हैं, विशेषताएं इसकी, वो रख दी जाती हैं। अभी हमने उच्चारण भी पढ़ा, तो उच्चारण कहां से था इसका? आप कहेंगे कंठ से है, कंठ से इसका उच्चारण है। और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, जैसे घोषत्व और प्राणत्व भी यहां रख सकते हो आप। तो ये कैसा है? सघोष है, क्योंकि सारे स्वर कैसे होते हैं? सघोष। और अल्प प्राण है, ये कैसा हो जाता है? अल्प प्राण। सहजातीय और विजातीय में, तो ये सहजातीय नहीं है, सहजातीय इसका बड़ा भाई होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ से कहते हैं सहजातीय। तो सवर्ण, असवर्ण, इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये वर्ण वैशिष्ट क्या है? स्पेशली कुछ नहीं है, जितने भी आपने स्वर और व्यंजन को अलग अलग भागों में पढ़ा है उसको एक जगह समाहित कर दिया। तो ऐसे तो प्रश्न आपसे बनते ही हैं ठीक ठाक परीक्षा में, अच्छी खासी परीक्षा में। साथ ही आप अगर इसको पढ़ते हैं इस प्रकार से, तो आपका अभ्यास और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे एक दो चीज और बताता हूं आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके वैशिष्ट्य की और इसके वैशिष्ट्य की, दोनों का वैशिष्ट्य ज्ञात करना, तो क्या हो सकता है? तो अगर आप गौर करें तो ये क के 5वीं लाइन में आता है, तो ये वर्गीय है, वर्गीय, वर्गीय व्यंजन। साथ ही इसका एक उच्चारण स्थान है कंठ और नासिक, या नासिक्य भी कह सकते हैं आप उसे। नासिक उच्चारण है, नासिक्य विशेषण है नासिक का, यह अंतर है। मूल व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब आप कहेंगे मूल व्यंजन किन्हें कहते हैं जी? तो मूल व्यंजन क्या है? कुछ नहीं है, 25 वर्ग व्यंजन, 4 वो अंतस्थ और 4 वो आपके संघर्ष, उनको अगर मैं जोड़ देता हूं तो 25, 4 और 4, ये 33 जो हैं, इन्हें कहता हूं मूल व्यंजन। अब ये मूल व्यंजन में शामिल है। इस प्रकार से आप इसका वर्गीकरण आगे भी कर सकते हैं। जैसे अघोष सघोष है, तो क्या हो जाएगा? ये आप कहेंगे सघोष। और अल्प प्राण महाप्राण में क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। सिर्फ आपको एक उद्देश्य है कि इस प्रकार से भी सीखा जा सकता है, मेरा ये बताने का। और ऐसे प्रश्न आपने प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, अगर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अब ये क्या विशेषता हो जाएगी इसकी? तो ये किससे बना है ये देख लेते हैं हम। ये इससे बना है, वर्ग के अंदर नहीं आता, स्पेशली एक उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त, ताड़न जात भी कह सकते हैं, द्विगुण भी कह सकते हैं। साथ ही
अघोष और सघोष की अगर बात करूं इसके, तो जो इसका प्राणत्व है वही इसका प्राणत्व होगा, जो इसका घोषत्व है वही इसका घोषत्व भी होगा। सेम कंडीशन इसकी आ जाएगी। जो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, वह इसका उच्चारण स्थान। ये कैसा है? महाप्राण, तो ये भी महाप्राण। ये सघोष है, ये भी सघोष हो जाएगा। लेकिन ये मूल वर्ण माला के अंतर्गत शामिल है, मूल व्यंजन में शामिल है, लेकिन ये मूल व्यंजन में शामिल नहीं होता। और बहुत सारी चीजें जानने की हैं। ऐसा मानिए कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं दूसरे लेक्चर के लिए चीजें और आपके लिए बाकी रह जाती हैं। तो बहुत ज्यादा बोझिल ना हो जाए, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और कुछ क्षण जरा रुकें और मेरी बातें सुने। इसको हम बहुत जल्दी इसलिए भी निपटा सकते थे क्योंकि कई बार ये ट्रेंड चलता है कि बहुत कम समय की वीडियो हो, लेकिन अगर आप गौर करें तो धैर्य से पढ़ने में और जल्दबाजी पढ़ने में दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आप इस लेक्चर को यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक धैर्यवान और धैर्यशील गुणों से संपन्न हैं। और ज्यादा बात नहीं करता हूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और तक भी जानी चाहिए, मेरे मित्र तक, तो इसे सेंड कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। जय हिंद।